अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक से टेंथ ऑर्डर। और इसमें हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं जो इस फैक्टर को इसे अफेक्ट करते हैं बेसिक से टेंथ को। तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं कि इंडक्टिव फैक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस के कैसे वो बेस को स्ट्रॉन्ग करती है या वीक करती है, और उसके साथ साथ हम हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल और सोल्वेशन इफेक्ट, ये सारे फैक्टर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स और रीजन के साथ। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग के एनालिन है, डाइफिनाइल अमाइन है, ट्राइफिनाइल अमाइन है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन है। तो इसमें सबसे पहले है कि ये एनालिन है। एनालिन में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए यहाँ पे लोन पेयर मौजूद है। लोन पेयर मौजूद है यानी कि ये रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे रेजोनेंस फैक्टर इन्वॉल्व है। रेजोनेंस जो होती है ना, रेजोनेंस हमेशा बेस को वीक करती है। यहाँ पे अब क्या है, डीलोकलाइज हो जाएंगे। डीलोकलाइज होने की वजह से क्या, बेस वीक हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें है कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर क्या लोन पेयर है। ठीक है, इसमें क्या है, लोन पेयर शिफ्ट होगा, इधर को जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या डीलोकलाइजेशन, यहाँ पे भी क्या बेस वीक होगी, यहाँ पे भी डीलोकलाइजेशन होगी, यहाँ पे नहीं हो रही। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं किधर है। इसमें जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे ना, वो कितने बनेंगे, इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे। इसमें कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे जब डीलोकलाइजेशन इसमें होगी चार्ज की, इसमें बनेंगे 7 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें बनेंगे 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इसमें क्या है, साइक्लोहेक्साइल अमाइन है। इसका क्या, इसमें क्या है कि नेगेटिव चार्ज है ना, वो यहाँ ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे रिंग पे रेजोनेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा यहाँ पे रेजोनेट, क्योंकि जो है ना ये रेजोनेट करता है पाई बॉन्ड्स के ऊपर। ठीक है, पाई बॉन्ड के ऊपर, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा हो, चूंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है तो ये रिंग के ऊपर रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि इसमें रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होगी। ये क्या है, लोकलाइज्ड है। जब भी लोन पेयर लोकलाइज होगा तो इसका क्या मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है, क्या होगी, स्ट्रॉन्ग बेस। लोकलाइज होगा तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि इन सब में क्या स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी हो रही है, ये क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोकलाइज है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखते हैं कि जब इन सब में तो डीलोकलाइज है, अब देखना ये कि सबसे कम डीलोकलाइजेशन किसके अंदर हो रही है। सबसे कम डीलोकलाइजेशन हो रही है इसके अंदर। इसके 5 रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स होंगे ना उतनी वीक बेस होगी। ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे, यानी कि जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा, वीक बेस होगी। ठीक हो गया। अब इसके सबसे कम रेजोनेंट स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे ये आ गया, दूसरे नंबर पे ये आ गया, तीसरे नंबर पे ये आ गया, क्योंकि इससे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं और सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर्स इसके हैं, तो यानी कि चौथे नंबर पे ये आ गया। ठीक हो गया, ये इस तरह इसका ऑर्डर बन गया कि सबसे पहले क्या साइक्लोहेक्साइल अमाइन आ गया, फिर एनिलीन आ गया, फिर डाइफिनाइल अमाइन आ गया, फिर ट्राइफिनाइल अमाइन आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जाम्पल पे। इस पर हम क्या इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों को देखेंगे। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। इसमें एनिलीन है, एनिलीन में फिर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या डीलोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, डीलोकलाइज होगा तो क्या, वीक बेस होगी। इसमें क्या है, रेजोनेंस और देखो 1 2 3 तीनों के अंदर क्या रेजोनेंस और इंडक्टिव फैक्ट दोनों मौजूद है। कैसे कि तीनों में क्या रेजोनेंस फैक्टर तो सेम होगा, क्योंकि ये भी एनिलीन है, ये भी क्या है एनिलीन है, ये भी एनिलीन है। डिफरेंस किधर आया इनमें, इंडक्टिव फैक्ट में आया ना कि जो ग्रुप यहाँ पे लगा है CH3, ये CH3 ग्रुप लगा है। ठीक है, डिफरेंस किधर आया, ये इंडक्टिव फैक्टर में डिफरेंस आएगा। कैसे, हम वो डिस्कस करते हैं कि CH3 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, जिसकी वजह से ये क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट शो करता है। पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देगा इधर नाइट्रोजन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन इंक्रीज होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोन पे अवेलेबल हो जाएंगे ना प्रोटॉन को, तो ये क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से क्या, बेस स्ट्रॉन्ग हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें 2 CH3 लगे हुए हैं, यानी कि दोनों ही डोनेट कर रहे हैं। ये भी इधर डोनेट कर रहा है अपने लोन पे, ये भी इधर को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों डोनेट करेंगे तो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इसकी भी निस्बत इसमें ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि इधर एक CH3 डोनेट करा था, इधर 2 CH3 डोनेट करी जा रहे हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक हो गया। यानी कि इसमें दो पॉजिटिव है ना, इसमें पॉजिटिव इंडक्टिव दो, यानी कि डबल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो पहले नंबर पे ये आएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इसमें था। दूसरे नंबर पे ये आएगा, इसमें CH3 यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया। इसमें तो वैसे ही कोई इंडक्टिव इफेक्ट मौजूद नहीं है, कोई भी ग्रुप CH3 या इस तरह का इंडक्टिव इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ, सिर्फ रेजोनेंस इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या है, ये तीसरे नंबर पे आ गया, ठीक हो गया। तो यूँ इसका ऑर्डर बना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं इस एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट है कि एनिलीन है। अब इसमें क्या हमने डिफरेंट ग्रुप्स लगा दिए ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस पे, ठीक है। अब इनका कंपैरिजन कैसे करेंगे हम, कि अब देखो एनिलीन तो सब में मौजूद है, यानी कि NH2 रिंग के साथ क्या बेंजीन के साथ NH2 लगा हुआ सब में मौजूद है। डिफरेंस किधर आ रहा है, ये NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पोजिशंस पे ऑर्थो मेटा पैरा पे लगे हुए हैं, ठीक है। अब हमने देखना क्या है, इनको देखना है NO2 ग्रुप्स को। NO2 क्या है, दोनों ही क्या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। किस हवाले से, इंडक्टिव इफेक्ट के हवाले से भी, यानी कि नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, और रेजोनेंस के हवाले से भी क्या नेगेटिव रेजोनेंस, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं दोनों तरफ से, ठीक हो गया। अब पहले वाला है, इसके साथ तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी कि कोई फैक्टर ना तो इसे स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना वीक कर रहा है, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैसे करता, यानी कि जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले कोई ग्रुप लगा होता है, ठीक है, तो वो बेस ने स्ट्रॉन्ग होना था। जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स है ना, पॉजिटिव फैक्टर यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट हो गया, ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव फैक्टर्स बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। अब नो फैक्टर ठीक है। अब इसमें मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे क्या है, मेटा इंडक्टिव फैक्टर को देखते हैं हम। इंडक्टिव फैक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है। डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा तो क्या होगा इसके अंदर, कि इंडक्टिव फैक्ट जैसे NH2 से दूर होता जा रहा है, इनके दूर होगा ना, तो क्या लेस हो जाएगा, लेस नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट, ठीक हो गया। अब जो है ना मेटा पोजीशन, इस पे क्या है, ये जो है ना रेजोनेंस फैक्टर ना, ये ऑपरेट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे चार्ज रेजोनेट करवाएंगे तो मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आएगा, ठीक हो गया। ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कैसे है कि जब इस पे रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा ना, कैसे होगा, 2 4 6 पोजीशन पे हमेशा मेटा पोजीशन पे 2 4 6 पोजीशन पे चार्ज आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें जो है, जो पैरा है और ये ऑर्थो है, पैरा और ऑर्थो के ऊपर क्या रेजोनेंस सेम होती है, रेजोनेंस रेजोनेंस सेम होती है ऑर्थो पैरा पे, ठीक है। अब दोनों में रेजोनेंस तो सेम होगी। अब किसका हमने कंपैरिजन करना है, इंडक्टिव फैक्ट के हवाले से कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब जो इंडक्टिव फैक्ट है मैंने बताया था डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जैसे जैसे इससे दूर जाता जाएगा वैसे वैसे क्या है इंडक्टिव फैक्ट कम होता जाएगा। इसकी निस्बत मेटा की निस्बत पैरा पे क्या इंडक्टिव फैक्ट और भी ज़्यादा कम हो गया, ठीक हो गया, और कम हो गया। अब ये जो है ना इंडक्टिव फैक्ट इसमें सबसे ज़्यादा होगा, नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पास है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना, सबसे ज़्यादा करीब है, तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव फैक्ट भी इसमें ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था ना कि जितने भी नेगेटिव फैक्टर्स हैं ना, नेगेटिव फैक्टर्स क्या करते हैं, बेस को हमेशा वीक करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सीक्वेंस, इसका ऑर्डर क्या बनेगा इसका, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई पॉजिटिव फैक्टर मौजूद है, यानी कि CH3 वाला या इस तरह कोई भी जो ना पॉजिटिव फैक्टर मौजूद नहीं है, ना ही नेगेटिव फैक्टर यानी कि NO2 कोई लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसे कोई स्ट्रॉन्ग या वीक कर रहा कोई फैक्टर, ठीक है। पहले नंबर पे ये आ गया। दूसरे नंबर पे क्या है कि इसमें सिर्फ एक ही फैक्टर मौजूद है जो कि बेस को वीक कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, नेगेटिव इंडक्टिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट दो फैक्टर्स मौजूद हैं। इसमें भी क्या है, दो फैक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि इनको वीक कर रहे हैं। इसमें क्या है, सिर्फ एक फैक्टर वीक कर रहा है बेस को, यानी कि ये दूसरे नंबर पे आ गया, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट लेस है। अगर नेगेटिव इंडक्टिव फैक्ट अगर ज़्यादा जिसमें है, वो क्या है, नेगेटिव फैक्टर जब ज़्यादा हो गया ना इंडक्टिव फैक्ट, तो ये बेस को ज़्यादा वीक करेगा, ठीक है, ये थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है, और ये चौथे नंबर पे आ गया, ठीक हो गया। अब क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस को हमने देखना है कि कैसे वो स्ट्रॉन्ग करती है या कैसे वीक करती है। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि एग्जाम्पल में कि कैसे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना बेसिस को वीक करती है। इसमें क्या CH3 लगा हुआ है साथ में, ठीक है, ऑर्थो मेटा और पैरा पोजिशन में, ठीक है। तो हमें चले डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या है,
इंडक्टिव फैक्टर CH3 क्या हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया, जिसकी वजह से क्या पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो होगा। अगर आपको फैक्टर्स नहीं पता कि कौन से ग्रुप कौन से पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, तो हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड की हुई है जो कि ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ACD की स्ट्रेंथ ऑर्डर में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप सारे फैक्टर्स डिटेल में देख सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स और ग्रुप्स हैं जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर डिफरेंस जहाँ पे आया था कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट है, कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जो ये बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जो CH3 लगा हुआ है इसमें क्या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट दोनों शो कर रहा है। इसमें क्या है, मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे क्या है, सिर्फ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है और वो भी लेस है एज कम्पेयर टू पैरा। इसमें क्या है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया है, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक हो गया, रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करेगा मेटा पोजीशन पे। तो इसमें क्या है, अब इसमें कोई भी ग्रुप साथ में अटैच नहीं है, ना तो कोई स्ट्रॉन्ग करने वाला NO2 या फिर कोई इस तरह का ग्रुप, कोई और ग्रुप या वीक करने वाला कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ यहाँ पे, यानी कि इसको क्या है, नो फैक्टर, यानी कि अकॉर्डिंग टू रेफरेंस। ठीक हो गया, और इसमें क्या है, CH3 जो है ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऑर्थो पोजीशन पे यानी कि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, तो क्या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और रेजोनेंस इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस सेम होती है। ठीक है, रेजोनेंस सेम होगी, लेकिन डिफरेंस किधर आएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में आएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें सबसे ज़्यादा तो होना तो ये चाहिए था ना, जिसमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव फैक्टर ज़्यादा हो रहे हैं, तो सबसे पहले आएगा, यानी कि होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले जो है ये ऑर्थो वाला आता, ऑर्थो आता, फिर पैरा आता, क्योंकि ऑर्थो के बाद आता है पैरा जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो की निस्बत कम है, फिर आना चाहिए था मेटा, देन आना चाहिए था सिंपल वाला। ठीक है, ओके। लेकिन क्या होता है कि ये जो है ना, इसके अंदर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना, यहाँ पे भी बल्कि ग्रुप लगा है, ये भी बल्कि ग्रुप लगा है, इन ये दोनों के आपस में रिपल्शन शो करते हैं। रिपल्शन की वजह से क्या है कि यहाँ पे ये दोनों वीक कर देते हैं बेस को। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ना वीक कर देती है ऑर्थो पोजीशन पे, तो यानी कि सबसे एंड पे आ जाएगा ये वाला, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सबसे वीक हो गया ये वाला। तो इस सीक्वेंस से क्या हुआ कि ऑर्थो सबसे एंड पे चला जाएगा, यानी कि पहले नंबर पे क्या आ गया, पैरा आ गया, फिर मेटा आ गया, देन सिंपल आ गया, फिर ये आ गया ऑर्थो। ठीक हो गया ये वाला। अब हम चलते, यहाँ पे समझ आ गई कि स्टेरिक हिंड्रेंस किस तरह ये बेस को वीक करिए, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वीक हुआ है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या रिपल्शन होगी, तो ये वीक हो गया। ओके, अब हम चलते हैं अपनी अगली एग्जांपल पे कि जिसमें बताया गया है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कैसे जो है ना वीक या स्ट्रॉन्ग हम कर सकते हैं। इसमें क्या स्टेरिक हिंड्रेंस इसको स्ट्रॉन्ग करती है, बेस को कैसे करती है वो हम डिस्कस करते हैं। कि ये जो है NN डाई मिथाइल ट्राई नाइट्रो एनिलीन है, ये क्या 2,4,6 ट्राई नाइट्रो एनिलीन है। ठीक हो गया, अब इन दोनों में ये जो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगे हुए, लेकिन यहाँ पे क्या N के ऊपर CH3 भी लगा हुआ, इधर भी CH3 लगा हुआ है ग्रुप। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। इसमें जो CH3 है वो यहाँ पे भी लगा हुआ है, और यहाँ पे NO2, ये CH3, यहाँ पे NO2, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे, और ये यहाँ पे बल्कि ग्रुप से 4 लगे हुए हैं। इन दोनों के दरमियान क्या रिपल्शन होगी, इन दोनों के दरमियान क्या रिपल्शन होगी, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्या होगा फिर, बल्कि ग्रुप लगे होने की वजह से क्या इन दोनों में रिपल्शन होगी। रिपल्शन की वजह से क्या होगा, यानी कि स्टेरिक हिंड्रेंस हुई ना, तो क्या रिपल्शन की वजह से ये क्या ऊपर वाला पोर्शन ये क्या आउट ऑफ प्लेन चला गया। क्या हो गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया। आउट ऑफ प्लेन, या आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर क्या होगा यहाँ पे लोकलाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये रिंग के ऊपर मूव नहीं करेगा, ये यहीं पे रहेगा, डी लोकलाइज नहीं होगा इसके ऊपर। ठीक हो गया, अब डी लोकलाइज नहीं होगा जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ये वाला लोन पेयर है ना, क्योंकि डी लोकलाइज तो होना नहीं इसने, तो ये क्या मोर अवेलेबल हो जाएगा, मोर अवेलेबल फॉर प्रोटॉन। ठीक हो गया, मोर अवेलेबल होने की वजह से क्या होता है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाती है। ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाती है। ठीक हो गया, अब यानी कि ये ज़्यादा हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये रिंग के ऊपर जो है ना डीलोकलाइज हो जाएगा, यानी कि ये ऐसे शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, ये डीलोकलाइजेशन हो रही है। डीलोकलाइजेशन जब होगी ना,
डी लोकलाइज जब भी होता है तो वो क्या, यानी कि रेजोनेंस आ रही है तो वो क्या कर रही है, वीक कर रही है बेस को, ठीक हो गया, ये वीक कर रही है बेस को, ठीक हो गया। इस सीक्वेंस से अब ये क्या हुआ कि जब आउट ऑफ प्लेन गया, लोकलाइज हुआ, लोकलाइज मोर अवेलेबल फॉर प्रोटॉन, तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस होगी, तो ये वाली जो है स्ट्रॉन्ग बेस स्टेरिक हिंड्रेंस इस तरह इसे जो एन डाइमिथाइल ट्राइनाइट्रोएनिलीन है इसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाले फैक्टर की। ये इसमें देखें कि ये NH3 है, ये पायरिडीन है, ये क्या अल्काइल है, अल्काइल साइनाइड है, ठीक है। अब ये NH3 है, NH3 यानी कि सारे में क्या सिंगल बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड क्या यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा ये। इसमें क्या डबल बॉन्ड आ रहे हैं, डबल बॉन्ड जिधर हो वो क्या होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है। अब ये अल्काइल साइनाइड यानी कि इसमें क्या ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से क्या sp होता है। अब होते हैं एस कैरेक्टर की बात करते हैं, जिसके अंदर एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, एस कैरेक्टर ज़्यादा होने की वजह से क्या है अवेलेबल फॉर प्रोटॉन होगा, ठीक है, अवेलेबल फॉर होगा, जिसकी वजह से क्या वीक बेस हो बेस जाएगी हो यहाँ पे। जाएगी, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें एस कैरेक्टर कितना है। जो sp3 होती है, sp3 में एस कैरेक्टर कितना होता है 25 और पी कैरेक्टर कितना होता है 75, ठीक है। इसमें क्या एस कैरेक्टर कितना हुआ 33, इसमें पी कैरेक्टर कितना हुआ 66, इसमें एस कैरेक्टर कितना हुआ 50 और इसमें पी कैरेक्टर कितना हुआ 50, यानी कि ये इनकी परसेंटेज हो गई, ठीक है। अब देखना है हमने कि इनमें एस कैरेक्टर्स की सबसे ज़्यादा किसके अंदर मौजूद है, एस कैरेक्टर किसके अंदर मौजूद है, एस पी के अंदर मौजूद है ना, सबसे ज़्यादा एस कैरेक्टर मौजूद है। इसमें तो कम है दोनों में, जिसकी वजह से क्या अवेलेबल फॉर प्रोटॉन डिक्रीज होगी। देखना हमने ये है कि वीक जितनी बेस भी हो आपके गई। पास इसकी एग्जांपल्स आ जाएंगी ना बेसिस की, उसमें जिधर देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड हो गया सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो हो जाएगा, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड जिधर हुआ सबसे ज़्यादा ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सोल्वेशन इफेक्ट की तरफ। सोल्वेशन इफेक्ट है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले ही एक वीडियो में, हमने डिटेल में डिस्कस किया था अल्फैटिक अमाइंस की बेसिसिटी में। तो अब दोबारा हम देखते हैं इनमें ये सोल्यूशन इफेक्ट क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी कि वाटर में इसने कितनी ज़्यादा सोल्यूशन करनी है। अब इनमें हम देखते हैं दो फेज, एक गैस फेज और एक एक्वस फेज, इनमें ऑर्डर देखते हैं हम लोग, ठीक है। एनिलीन है, एनिलीन क्या, एनिलीन का साइज़ बड़ा है, साइज़ बड़ा होने की वजह से क्या है कि ये गैस फेज है, गैस फेज के मॉलिक्यूल भी बड़े होते हैं, बड़े साइज़ के, ये भी बड़ा साइज़ का मॉलिक्यूल है, तो ये जितने भी बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल हैं वो किस में सोलवेट होंगे, बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल में इजीली सोलवेट हो सकते हैं। जो छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे में ही सोलवेट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इस सीक्वेंस से क्या हुआ कि जो गैस फेज है, गैस फेज में क्या बड़े साइज का मॉलिक्यूल बड़े वाले में ज़्यादा सोलवेट अच्छे से हो सकता है, ठीक है। गैस फेज में ऑर्डर इसका हो गया कि एनिलीन स्ट्रॉन्ग ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू NH3, ठीक है। अब वाटर फेज में, वाटर या फिर एक्वस फेज है, एक्वस फेज में क्या होगा कि जो NH3 है, NH3 स्मॉल साइज़ है, वाटर का भी क्या स्मॉल साइज़ है, दोनों आपस में सोल्वेशन उनकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि NH3 वाटर फेज में अच्छे से सोलवेट हो जाएगा, एक्वस फेज में तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब एनिलीन जो है वो वीक हो जाएगी वाटर फेज के अंदर। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि NH3 है, NH3 में क्या है कि ये स्मॉल साइज़ है NH3 का, स्मॉल साइज़ होने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर के अंदर इजीली सोलेबल हो जाएगी, यानी कि अगर हम एक्वस फेज की बात करें, एक्वस फेज में इसका क्या ऑर्डर होगा NH3 फिर पायरिडीन और पायरोल हो जाएगा, ठीक हो गया। अब क्योंकि जितना जैसे साइज बढ़ता जाएगा तो वो वाटर में उसके आयंस जो है ना इनसोल्युबल होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब गैस फेज में अगर देखें, गैस फेज में ये ऑपोजिट हो जाए, गैस फेज में क्या पायरोल, पायरोल या फिर जो पायरिडीन है ये, ठीक है, पायरिडीन ये क्या होगी, ये ज़्यादा इजीली सोल्युबल हो जाएंगे गैस फेज में एज कम्पेयर टू NH3, ठीक हो गया, NH3। तो इनमें ऑर्डर का क्या बना फिर गैस फेज में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और NH3 क्योंकि लेस सोलूबल नहीं हो सकेगा, इजीली सोल्वेशन नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से ये क्या वीक हो गया गैस फेज के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं ये अब अल्कोहल्स यहाँ पे सारी आ गई हैं। अल्कोहल्स में क्या है कि ये वाटर है, ये यहाँ पे CH3 CH2 अटैच हो गए, यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप लग गए, यहाँ पे क्या तीन बल्कि ग्रुप्स लग गए हैं, ठीक है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा यानी कि वाटर में सोलूबल वो लेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्मॉल साइज होगा यानी कि जो OH होगा ना ये इजीली सोलूबल हो जाएगा वाटर के अंदर, क्योंकि स्मॉल साइज है इसका, स्मॉल साइज होगा तो क्या स्मॉल साइज होगा तो वो इजीली जो है ना सोलूबल होना हो जाएंगे वाटर के अंदर। तो एक्वस फेज में
एक्वस फेज में क्या इनका ऑर्डर ऐसे बनेगा, पहले वाटर फिर CH3 CH2, जैसे जैसे बल्कि ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये जो है ना लेस सोलबल होते जाएंगे। अब जो है गैस फेज में बात करते हैं। गैस फेज में इसका ऑर्डर ऑपोजिट बन जाएगा, यानी कि जो लार्ज साइज है वो इजीली सोलूबल हो जाएंगे गैस फेज में, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इस तरह बनेगा। CH2OH, ठीक है, देन HOH, ठीक हो गया। इस तरह ये ऑर्डर बनेगा। अब नेक्स्ट हम अपनी लास्ट एग्जांपल देखते हैं कि वाटर है, वाटर फेज में पहले क्या होगा कि HBr है, HBr साथ में पिक्रिक एसिड है। अब HBr का साइज़ क्या है, स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल साइज़, यानी कि इसके आइन है ना, आइन क्या होगा, Br है, Br आइन स्मॉल साइज है, ये क्या वाटर में इजीली सोलूबल हो जाएगा, ठीक हो गया। और इसका वाटर में इजीली सोलूबल होगा तो क्या वाटर फेज में ये क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पिक्रिक एसिड क्या है, लेस हो जाएगा। अब अगर गैस फेज में बात की जाए इसकी, गैस फेज है, गैस फेज में अगर देखा जाए कि क्लोरोफॉर्म हो गया या फिर डाईमिथाइल फॉर्मामाइड हो गया, कोई भी हम सॉल्वेंट ले लें तो उसके अंदर क्या उसका गैस फेज का बड़ा साइज होगा और ये जो पिक्रिक एसिड है इसका भी बड़ा साइज होगा, दोनों बड़े साइज के मॉलिक्यूल इजीली आपस में सॉल्वेशन कर लेंगे, जिसकी वजह से इसका ऑर्डर कैसे होगा कि पहले पिक्रिक एसिड यानी कि पिक्रिक एसिड जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया पिक्रिक एसिड, ठीक हो गया। पिक्रिक एसिड का साइज़ बड़ा हो जाएगा, यानी कि साइज़ बड़ा है तो क्या इजीली सोलूबल हो जाएगा, साथ में HBr, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े साइज़ की वजह से क्या होगा, ये इजीली सोलूबल होगा तो क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरह ये ऑर्डर था। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो पिछली वीडियोस मैंने आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव फैक्टर्स वाली बताई थी उनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से आप इजीली फैक्टर्स देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर्स जो होते हैं ना, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट और पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, ये वाले कौन कौन से ग्रुप्स शो करते हैं, कैसे शो करते हैं, उनका सारा डिटेल लेक्चर और उनके ऑर्डर्स जो है हमने बयान किए हुए हैं। और सोल्वेशन जो इफेक्ट था ना, सोल्वेशन इफेक्ट वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने टर्सरी और 2D 3D और 1D जो मिथाइल अमाइन है उनको डिस्कस किया था, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।